हमारा ये जो प्राइमरी तरीका है ना, फॉर्म हैंडल इसी तरह होता है, लेकिन अब लाइब्रेरीज ने क्या किया हुआ है कि सब कुछ हमें मैनुअल करने से हमसे वो काफ़ी सारी ज़्यादातर डिटेल उन्होंने क्या कर लिया है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। उन्होंने सारा कुछ इंटरनली हैंडल किया है। पता लगे कि इंटरनली कर वो भी यही रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोग हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्टली कर रहे हैं, यही काम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वे में कर रहे हैं। तो इसलिए ये मैनुअल तरीका बताने का मकसद ये था कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्ट या फॉर्म हैंडलिंग या स्टेट्स बिहाइंड द सीन या इंटरनली काम कैसे करती हैं। अगर ये पता लग गया तो फिर लाइब्रेरी तो यूज़ हो ही सकती है। सो जस्ट मैं बड़ा क्विकली क्या करूँगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा और मैं यहाँ पे ये जो ऑन चेंज का एक फंक्शन है इसको मैं उठाऊँगा और मैं सब के साथ लगा दूँगा, यानी टेक्स्ट एरिया के साथ भी इसको लगा दूँगा। और सिर्फ क्या चीज़ चेंज करूँगा, यहाँ पे इनके नेम्स या प्रॉपर्टी नेम्स चेंज करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ टाइटल है तो यहाँ क्या करूँगा, किसको अपडेट करूँगा, डिस्क्रिप्शन को। इसी तरह मुझे दोबारा इसको कॉपी करना है और लेट मी पुट इट फ्रॉम हियर, लेट मी पुट दिस इन हियर। फॉर्म हैंडलिंग, सॉरी, जो आपके फॉर्म में फाइल हैंडलिंग है या इमेज हैंडलिंग है उसका ज़रा एक स्पेशल तरीका है। ठीक, तो स्पेशल तरीका कैसे है इस पर हम थोड़ी सी बात जिक्र करेंगे। पहले हम फॉर्म की नॉर्मल स्टेट्स को हैंडल करें। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस फाइल हैंडलिंग को कमेंट कर दूं फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज इसके साथ डील करने का एक ज़रा सा अलग से तरीका है, क्योंकि यूज़र से फाइल रीड करना और फिर जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा स्निपेट है। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल और यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक, और अब मुझे सिर्फ नाम चेंज करने हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्म बनाए ना HTML में या रिएक्ट में या किसी में भी, तो हर फॉर्म में जो इनपुट फील्ड होगी उसके नेम का एट्रीब्यूट लाजमी होना चाहिए, नेम की प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए। जैसे ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, क्लास नेम भी है इसका, आईडी भी है इसकी, लेकिन नेम की प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं है। तो फॉर्म्स में नॉर्मली हम फॉर्म की जो वैल्यू है वो किसके ज़रिए गेट करते हैं, उनके आईडी से भी गेट कर सकते हैं, लेकिन नेम इज़ द मोर कन्वीनियंट वे। तो मैं सबको नेम देता हूँ, जो इसकी आईडी है वही इसका नाम दे देता हूँ, टाइटल, इसको भी नेम वही दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। जी, गेट वैल्यू से करते हैं, लेकिन वैल्यू से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को गेट करते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए यानी दो स्टेप्स है ना, आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू गेट करनी है, तो पहला स्टेप ये है उस टेक्स्ट बॉक्स तक पहुंचना है, फिर उसके अंदर से जाके वैल्यू गेट करनी है। तो उस तक पहुंचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नेम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। HTML में आपको पता है इनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है और रिएक्ट की ज़ुबान में प्रॉप्स कहा जाता है। नाम चेंज है, बाकी काम सेम ही है तकरीबन। सो ये लेबल में नहीं है ना, सॉरी, ये आना है हमारा टेक्स्ट एरिया में। इसी तरह यहाँ पे आएँ और इसको भी एक नेम की प्रॉपर्टी दे दें और इसको आप दे दें लेट्स सपोज प्राइस। इसी तरह आप सेलेक्ट में आएँ और इसको आप दे दें कैटेगरी। और अब इधर आएँ आप, और कंसिस्टेंसी के लिए मैं सब जगहों पे सेम नाम रख रहा हूँ, यानी जो मैंने इनिशियल स्टेट में नाम रखे ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, कैटेगरी, वही नाम मैंने इनपुट को दे दिए। हालांकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, लेकिन अगर आप डिफरेंट देंगे तो आप खुद कंफ्यूज होंगे। तो मैंने जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए, ताकि हर जगह मुझे नाम एक जैसे मिले, तो मैंने ये काम कर दिया। यहाँ टाइटल की स्टेट हो रही है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ भी डिस्क्रिप्शन की स्टेट अपडेट हो रही है, यहाँ प्राइस है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्राइस की ही स्टेट अपडेट होनी चाहिए। और अगर यहाँ कैटेगरी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, कैटेगरी ऑलरेडी है। दैट्स इट। अब नॉर्मली जब आप फॉर्म के साथ हैंडल करते हैं तो फॉर्म के जो एंड पे सबमिट का बटन होता है उसकी टाइप सबमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनपुट टाइप बटन देंगे तब भी डिस्प्ले वैसे ही होगा, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, और दैट्स प्रीटी मच इट। अब हमारे पास इन सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज़ की चेंज डिटेक्शन के बाद उनकी वैल्यूज़ उनमें आ जाएगी। अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट कराना चाहूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप सिंपली करें ऑन सबमिट का एक फंक्शन अवेलेबल है, जिस तरह ऑन चेंज का एक फंक्शन अवेलेबल है, सॉरी इवेंट हैंडलर अवेलेबल है,
या इवेंट लिसनर कह लें, इवेंट हैंडलर कह लें, ऑन चेंज का, ऑन क्लिक का, ऑन डबल क्लिक का, ऑन सबमिट का, ऑन लोड का। तो ये बहुत सारे इवेंट लिसनर्स या इवेंट हैंडलर्स जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। तो आप फॉर्म के टैग में ऑन सबमिट करेंगे, लेकिन ये ऑन सबमिट काम तब करेगा जब आपने जो बटन होगा सबमिट करने के लिए उसकी टाइप क्या दी होगी, सबमिट दी होगी। अगर ये टाइप सबमिट नहीं होगी तो ये ऑन सबमिट का फंक्शन हिट नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शंस आपने याद रखनी है, ठीक है। ये जो इमेज वाला पार्ट है इसको मेरा कमेंट करने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कोई भी फाइल या इमेज अपलोड करना है तो फिर आपको यहाँ पे एक और चीज़ देनी पड़ती है, इंक टाइप, इनक्रिप्शन टाइप, ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो मैं इसीलिए इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए उसे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उसे अलग से पढ़ाऊँगा कि इमेज या कोई भी फाइल, PDF हो, नोटपैड हो, वर्ड फाइल हो, PPT हो, DDB हो, तो वो सारी अपलोड करने का एक ही तरीका है। बहरहाल ऑन सबमिट पे मैंने एक फंक्शन देना है और उस फंक्शन का नाम मैं क्या देता हूँ जी, HANDLE सबमिट। और ऑब्वियसली ये फंक्शन डिफाइन नहीं है कहीं भी, तो मैं इसे अगर कॉल कर रहा हूँ तो मैं कहीं डिफाइन भी करूँगा। तो लेट मी डू दिस। गॉट इट। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई भी इवेंट हैंडलर या लिसनर लिखते हैं तो वो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिटली एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। उस ऑब्जेक्ट को आप जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं वहाँ रिसीव कर सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ ऑन चेंज के लिए नहीं बताया था, मैंने कहा था ये ऑन क्लिक के लिए भी है, ऑन डबल क्लिक के लिए भी है, ऑन माउस ओवर के लिए भी है, ऑन माउस लीव के लिए भी है, ऑन लोड के लिए भी है, ऑन सबमिट के लिए भी है। तो जब मैं ऑन सबमिट पे ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा तो इसका मतलब है यही इवेंट का ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ अवेलेबल था, यही ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ भी अवेलेबल होगा, ठीक। ये नॉर्मली हर हालत में ये ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। अब हमें अगर वो ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम उसे रिसीव करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं रिसीव करेंगे। मेकिंग सेंस। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं सिर्फ लॉग करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं लॉग हेलो करता हूँ कि क्या मेरा फॉर्म के सबमिट के बटन पे क्लिक करने से ये वाला फंक्शन कॉल हो कि हेलो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। हेलो फ्रॉम फॉर्म submission. So now if I come back and if I hit refresh in here और add product पे जाऊँ, क्योंकि मुझे सब कुछ कंसोल पे देखेगा, so let me open it up in the console, clear it। और अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, यहाँ भी कुछ लिखूँ, यहाँ भी कुछ लिख के ये करूँ, so I'll be getting straight away। एक बात का आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि वो जो मैंने हेलो मैसेज लिखा था, हेलो फ्रॉम फॉर्म सबमिशन, वो थोड़ी देर के लिए अपीयर हुआ और वापस जर्क लगा के गायब हो गया। और एक और मसला का अंदाज़ा लगाया होगा आपने कि ये पूरा का पूरा पेज रीलोड हुआ, सर्वर से वापस आया तो फिर ये उसने सारे एरर शो किए। अभी दोबारा देखिएगा, वो जो मैंने आउटपुट दिया था वो हल्का सा जर्क लेके गायब हो जाएगा और पूरा पेज क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा सर्वर पे। अब सवाल ये है कि हम तो रिएक्ट क्लाइंट साइड एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमने कहा था रिएक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इस पे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं भेजते हम फॉर्म की सबमिशन पे या किसी और जगह पे। लेकिन देखिएगा वो नज़र आया, हल्का सा आया था हेलो फ्रॉम फॉर्म सबमिशन पे गायब हो गया और ये फिर पूरा का पूरा पेज सर्वर पे सबमिट हुआ। तो ये याद रखिएगा, जिस तरह एंकर टैग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि एंकर टैग पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो कहाँ रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है। बिल्कुल उसी तरह फॉर्म का भी ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब आप फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और उसकी टाइप सबमिट है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट को कहाँ भेजने की कोशिश करता है, सर्वर पे भेजने की कोशिश करता है। एंड वी डोंट वांट टू डू दिस। सो इस काम के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मैंने ई लिखा हुआ है ना, इस ई को हम कहते हैं सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट। इसका नाम मैंने आपको पहले बताया था। जस्ट इंटरव्यू पर्पज़ के लिए अगर पूछ लीजिए सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप खड़े होकर उसका मुंह ना देखना शुरू कर दें। आप सिंपली कहें जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो हर एक इवेंट हैंडलर जो है वो एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कैच करके उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो सिंथेटिक बेस्ड इवेंट ऑब्जेक्ट ई, इसके अंदर चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज़ें होती है आपको पता है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। तो इस ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एक फंक्शन है जो इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है। सिर्फ प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। हमें इस वक्त क्या चाहिए, प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाम से जाहिर है क्या करेगा, ये फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो अब जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा
ये हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा, इधर जाएगा तो इस फंक्शन में पहली लाइन क्या है, उसे कहेगा मुझे पता है फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ. सो डोंट सबमिट द फॉर्म ऑन द सर्वर, आई विल हैंडल इट हियर. सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. तो अब ये देख रहे हैं हमें मैनुअली सारा तरद्दुद करना पड़ रहा है. लाइब्रेरीज में ये सारा काम हमें नहीं करना पड़ेगा, उनमें सब कुछ पहले ही पता है कि कहाँ होना है, कुछ नहीं. सो अब देखिएगा ना पेज सब रीलोड होगा और ना ही ये जर्क लगा के हमारी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन गायब होगी. सो नाउ अब मेरा पेज भी रिफ्रेश नहीं हुआ. जी जी बोले सर. ये सिंथेटिक इवेंट वाली ना रिपीट कर दीजिएगा, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था. ओके. मैंने ये कहा है कि नॉर्मली जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, ये मैंने यहाँ भी पढ़ाया था, ऑन चेंज, ऑन क्लिक हो, ऑन डबल क्लिक हो, ऑन माउस ओवर हो, ऑन माउस लीव हो, ऑन सबमिट हो, जितने भी इवेंट्स को हम हैंडल करते हैं तो वो इवेंट्स जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं. वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक बेस्ड इवेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. उस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम अपने जो इवेंट हैंडलर के अगेंस्ट फंक्शन ट्रिगर होता है उस फंक्शन में हम एज अ आर्ग्यूमेंट उसको रिसीव कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये इवेंट ऑब्जेक्ट वही सिंथेटिक इवेंट था, ये भी वही सिंथेटिक था, ये भी था और ये भी था. अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हमें पहले से पता है कि ऑब्जेक्ट में मेथड्स भी होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बल्कि जो मेथड्स होते हैं वो भी प्रॉपर्टी वैल्यू की फॉर्म में ही होते हैं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ. तो मैंने कहा जी मुझे पता है ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे ये भी पता है कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक प्रिवेंट डिफॉल्ट नाम का एक मेथड पड़ा हुआ है. उसको कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, HTML फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि सबमिट के बटन के क्लिक पे वो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे पोस्ट करने की कोशिश करता है. उससे पेज पूरा रिफ्रेश हो जाता है. ठीक है. तो हमें पेज भी रिफ्रेश नहीं करना, हमें सर्वर पे भी नहीं भेजना, हमें सारा कुछ, क्योंकि सर्वर पे हम इन्फॉर्मेशन को कैसे भेजेंगे, API के थ्रू. वो अभी हम सबमिट फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे API. तो हमें जो नॉर्मल डिफॉल्ट फॉर्म का बिहेवियर था उसे रिस्ट्रिक्ट करना था या उसे प्रिवेंट करना था. गॉट इट? जी सर. सॉरी, प्रीवियस डिफॉल्ट नहीं होता, प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है. और सर ऑन क्लिक जो है सर वो उसका भी यही बिहेवियर होता है कि वो जी, भी सिंथेटिक इवेंट फायर करता है. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी आपको? जी सर. ओके. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप मेरी क्लास के बाद गूगल पे जाएंगे और सिंथेटिक इवेंट्स या सिंथेटिक बेस इवेंट्स को एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे. गेटिंग सिंथेटिक बेस इवेंट ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अ सिंपल इवेंट व्हेन यूजिंग द रिएक्ट वगैरह वगैरह. तो आपको ये कुछ चीज़ें, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देगा. ये जस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तैयार कर लें. वैसे अदरवाइज अगर आपको जितना कहानी मैंने बताई है वो समझ आ गई है तो दैट डज मेक सेंस फॉर नाउ. ठीक हो गया जी. ये देखें अभी सिंथेटिक इवेंट अक्रॉस ब्राउजर रैपर अराउंड द ब्राउजर. इसमें एक क्या होता है, स्टॉप प्रोपगेशन होता है, प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है, नेटिव इवेंट होता है, ऑन माउस ये इवेंट डॉट नेटिव इवेंट होता है. तो ये बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो आप गेट कर सकते हैं. तो मैंने सिर्फ एक मेथड गेट किया है, इसका कौन सा, यानी यूज़ किया है प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला. एनीवेज है. सो तो ये बेटा अब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर पे नहीं जा रही. अब हमारा सारा का सारा जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ आ रही है, हमें कंसोल पे मिल रही है. हमें कंसोल पे लॉग तो नहीं प्रिंट करना, हमें कंसोल पे इस पूरे फॉर्म की स्टेट प्रिंट करनी है. तो इस पूरे फॉर्म की स्टेट कहाँ होगी, इस पूरे फॉर्म की स्टेट इस वक्त कहाँ होगी, जब हम सबमिट करेंगे तो पूरे फॉर्म की स्टेट किधर होगी भाई, इस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं होगी. क्योंकि जब ये ऑन चेंज ट्रिगर होगा तो ये इस पूरे प्रोडक्ट की कौन सी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेगा, टाइटल को. जब ये ऑन चेंज ट्रिगर होगा तो ये किसको अपडेट करेगा, डिस्क्रिप्शन को. जब सारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा तो एक एक प्रॉपर्टी सेट हो रही है ना, जब सारा फॉर्म अपडेट हो जाएगा तो पूरे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी भाई, प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में पड़ी होगी. सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे अब लॉग करूँगा और लॉग करके क्या बोलूँगा, प्रोडक्ट. आई डोंट नो, आप सिंपल फ्लो में चलें, इसमें क्या मुश्किल है, क्यों हर्डल है आपको, क्यों ब्रेकें लग रही हैं इतनी ज़्यादा. ठीक है. सो अभी यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ जी कि टेस्ट और इसको कहूँ जी हेलो, इसको कहूँ जी दिस और इसको कहूँ जी ज्वेलरी. और अगर मैं यहाँ पे हिट करूँ तो आई कैन गेट द एंटायर ऑब्जेक्ट लाइक दिस.
इमेज एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है बिकॉज इमेज का मैंने कमेंट किया हुआ था और आई डिडंट हैंडल द इमेज, तो इमेज की जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट थी वही आ गई मेरे पास। बाकी सारी स्टेट्स चूँकि मैंने करेक्ट तरीका इस्तेमाल किया था, इम्यूटेबिलिटी वाला तरीका इस्तेमाल किया था। सॉरी, किसको? इस इन फील्ड्स का एम्प्टी होना चाहिए हैं? अच्छा, ये अभी तक मैं उसकी तरफ गया ही नहीं ना, मैं अभी इधर खड़ा हूँ, पीछे हूँ अभी, आप थोड़ा सा आगे चले गए। यूज़र एक्सपीरियंस में बिल्कुल आपकी राय दुरुस्त है कि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो ये फील्ड्स क्या होनी चाहिए? एम्प्टी होनी चाहिए। और भाई पहले वो हाल तो निकाल लें, पहले इसको सर्वर पे तो भेज लें, एम्प्टी बाद में करेंगे ना। व्हाट इफ आपकी रिक्वेस्ट फेल हो गई और आपने एम्प्टी भी कर दिया, यूज़र को पूरा फॉर्म दोबारा फिल करना पड़े? तो खाली तब करें जब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के मेक श्योर हो जाए कि डाटा स्टोर हो चुका है, वापस रिस्पांस की रिक्वेस्ट आए जी डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, फिर इनको क्लियर करें। अदरवाइज अज्यूम करें आप किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की फॉर्म में 30 फील्ड्स हैं जो कि कॉमन होती हैं। आप पूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लें, सबमिट के बटन पे क्लिक करें, एपीआई में एरर आ गया, आपका फॉर्म भी क्लियर हो गया, लो जी दोबारा पूरी 30 की 30 फॉर्म फील्ड। तो यूज़र एक्सपीरियंस में आपको फ्लो देखना है कि विच वन इज सूटेबल, ठीक है। तो अभी नहीं क्लियर करनी, अभी हम क्या करेंगे, पहले हमारा पहला टारगेट यह था कि हम फॉर्म से डाटा ग्रैब करें और उसकी लोकल स्टेट में लाके उस लोकल स्टेट को सबमिट के फंक्शन के अंदर अवेलेबल कर दें। अवेलेबल हो गया डाटा। अब अगला स्टेप यह है कि इस डाटा को उठा के कहाँ भेज दें? एपीआई पे भेज दें। हम कौन सी एपीआई यूज़ कर रहे हैं? फेक स्टोर एपीआई। तो पहले जाके देखते हैं कि फेक स्टोर एपीआई पोस्ट रिक्वेस्ट की फैसिलिटी हमें देता है या नहीं देता, क्योंकि हम किसी की एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि अगर हम वो पोस्ट करने की इजाज़त देगा तो सर्वर उनका है, सारा रिसोर्सेज उनके हैं, तो अगर हमें इजाज़त देता है तो ठीक, नहीं देता तो फिर हम कोई और अल्टरनेट देखेंगे। सो लेट्स सी, एटलीस्ट सिमुलेशन की इजाज़त तो दे देगा। इट्स फेक स्टोर एपीआई। तो जब भी आप फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं ना, तो जब आपको कोई बंदा कहे ना जी कि आपने फ्रंट एंड से बैक एंड पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो जिस बंदे ने एपीआई बनाई होगी, अगर वो आप खुद हैं तो आपको तो पता होगा कि आपकी बैक एंड पोस्ट एपीआई को सब एक्सेप्ट करती है। अगर किसी और ने बैक एंड लिखा है और आप फ्रंट एंड है तो आप उससे पहले पूछेंगे कि भाईजान ये मेरा फ्रंट एंड की फॉर्म का डेटा है और ये इस शेप में आ रहा है, तो आप मुझे बताएं कि आपकी एपीआई किस शेप में डाटा एक्सेप्ट करेगी। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी करके तो फिर वो करेंगे। तो खैर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है गेट रिक्वेस्ट गेट 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 ये पोस्ट। तो क्या इसका मतलब है कि स्लैश प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट अलाउड है मुझे। किस एंड पॉइंट पे अलाउड है? स्लैश प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा स्लैश प्रोडक्ट्स और वो मुझे कहता है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये भी स्लैश प्रोडक्ट्स है और ये भी स्लैश प्रोडक्ट्स है। ये गेट रिक्वेस्ट है और ये क्या है? पोस्ट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि सर्वर से डाटा क्लाइंट की तरफ लाना और पोस्ट का मतलब है क्लाइंट से डाटा कहां भेजना? सर्वर पर भेजना। तो अब जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, उसके लिए भी हमारे पास फेच का फंक्शन अवेलेबल है। अब आपको पता है कि एपीआई की रिक्वेस्ट हम कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब गेट बाय डिफॉल्ट फेच का मेथड जो है ये किसके लिए है कॉन्फ़िगर्ड है? बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट में तो साथ आपको डाटा भी भेजना है, तो फिर आप फेच एक के बजाय क्या लेगा? 2 पैरामीटर्स लेगा। पहला पैरामीटर ऑलरेडी हमने बता दिया कि क्या, ये एंड पॉइंट है जिस पर डाटा को भेजना है, और दूसरा पैरामीटर कौन सा है जी? कि वो डाटा जिसको हमने भेजना है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम यहाँ पे वही काम करेंगे, चूंकि ये नेटवर्क कॉल है तो नेटवर्क कॉल के साथ क्या होना चाहिए? एसिंक अवेट। इसमें तो अब मसला किसी को नहीं होगा ना। हाँ, तो अभी मैंने कहा ना कि अगर एपीआई बैकएंड पे किसी और ने लिखी और फ्रंट एंड आपने लिखी तो आप दोनों का डाटा आपस में क्या होना चाहिए? कंपैटिबल होना चाहिए, अदरवाइज एरर देगा। तो यू आर एग्जैक्टली राइट कि हम जो अभी डाटा भेज रहे हैं इस डाटा का फॉर्मेट एग्जैक्टली मैच करना चाहिए किस फॉर्मेट से? जो एपीआई का फॉर्मेट है। तो अभी तो मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ, इट माई रिक्वेस्ट माइट गेट फेल्ड अगर मेरा डाटा फॉर्मेट मैच नहीं करेगा। तो जब ये फेल होती है तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सारा कुछ कामयाब नहीं होना चाहिए ना, कुछ फेल भी होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि फेल हो के कैसे लगता है। तो जस्ट तरीका यही है कि जब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है,
क्योंकि अभी और भी बहुत सारी डिटेल है, एपीआई में हेडर की इन्फॉर्मेशन भी भेजनी होती है, हेडर में फिर आपको डेटा टाइप या कंटेंट टाइप भी बताना होता है, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन होती है, रिक्वेस्ट हेडर्स क्या होते हैं। तो अभी जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ। तो ये हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ला के देगी, और आपको पता है कि ये रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा, प्रॉमिस की फॉर्म में होगा। तो हम प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेंगे, फिलहाल हम इसे सिर्फ क्या करते हैं, कंसोल देते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि यार ये एरर देती है, या फुलफिल होता है, या रिजेक्ट होता है, या क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी। सो कंसोल लॉग में जाएं, और लॉग में जाके आप क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स आए वो रिस्पॉन्स को एज इट इज़ क्या कर दें, कंसोल लॉग पे डिस्प्ले कर दें। सो नाउ फ्लो आपको पता लग गया कि वी कलेक्टेड द डेटा या फॉर्म डेटा इन द स्टेट, and we accessed that state inside the submit function, and we have called a remote API with the data that we want to send to it। तो ये आपको वहाँ पे भेजना चाहिए। this is absolute good position or point कि जहाँ मुझे आपको नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए एक बड़ी यूजफुल और अच्छी लाइब्रेरी बतानी चाहिए, विच इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ फैच, दैट इज़ कॉल्ड एक्सियोस। मुझसे कई लोगों ने पहले सवाल पूछा, जी एक्सियोस क्यों नहीं यूज़ कर रहे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था यार कि कोई राइट टाइम आए तो मैं बताऊँ आपको कि एक्सियोस कब यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। बट पहले हम फैच को देखते हैं कि फैच पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करती है, और फिर हम स्विच कर लेंगे इसको, और आने वाली तमाम नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए हम एक्सियोस यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ मोर बेटर रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग API कॉल्स। ठीक है, सो नाउ लेट मी कम बैक हियर, लेट मी रिफ्रेश एवरीथिंग इन हियर। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, जब आप किसी नेटवर्क पे कॉल कर रहे हो ना, तो आप नेटवर्क की कॉल को कहाँ कहाँ डिबग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। एक तो कंसोल लॉग, जो मैंने मैसेज दिया वो खुद आ जाएगा। दूसरा, नेटवर्क पे कॉल जो भेज रहे हैं तो वो कहाँ चेक हो सकती है, नेटवर्क के टैब में। ठीक है, तो आप कोशिश करें, प्रोफेशनल लोग जो हैं API कॉल्स के लिए और API की डिबगिंग के लिए नेटवर्क पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, लॉग शॉक पे नहीं रिलाई करते। ठीक है, तो लॉग इज़ जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। नेटवर्क रिक्वेस्ट जो भी जाएगी वो यहाँ शो होगी, और रिक्वेस्ट फेल होगी तब भी शो होगी, रिक्वेस्ट पास होगी तब भी शो होगी। लेट्स सी, मैं यहाँ पे देता हूँ जी टेस्ट, यहाँ पे देता हूँ जी टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे देता हूँ प्राइस, लेट्स सी 1 2 3, और यहाँ पे मैं देता हूँ ज्वेलरी, और इसको सेंड करता हूँ। ठीक है, कैन यू सी दिस, आई हैव सेंट 1 रिक्वेस्ट। अगर इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स 200 आ जाए, वैसे ना नेटवर्क पे जितनी भी कॉल्स आप करते हैं, हर नेटवर्क रिक्वेस्ट के अगेंस्ट एक स्टेटस कोड होता है। ठीक है, इससे पहले आपने एक स्टेटस कोड पढ़ा है 404, और 404 का मतलब क्या होता है, जब आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट की है और सर्वर पे जिस रिसोर्स के लिए आपने रिक्वेस्ट की है वो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको क्या देगा, वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो रिसोर्स इमेज भी हो सकता है, वो रिसोर्स कोई स्टैटिक फाइल भी हो सकती है लाइक JS या CSS, वो रिसोर्स इस तरह कोई प्रोडक्ट वाला भी हो सकता है। बहरहाल, तो 404 किसके लिए है, नॉट फाउंड के लिए। 200 किसके लिए है, सक्सेस के लिए। 201 किसके लिए है, सक्सेसफुली क्रिएटेड के लिए, नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए। 403 किसके लिए है, फॉरबिडन के लिए, आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, परमिशन नहीं है आपको, एक्सेस नहीं है आपको। ठीक है, इस तरह जो जो नेटवर्क कोड आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी तक आपने कितने याद रखने हैं, सिर्फ 2। 404 का मतलब नॉट फाउंड, 200 का मतलब सक्सेस। अच्छा, अब जरा देखें नेटवर्क के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी आपको नेटवर्क टैब से। पहली इंफॉर्मेशन तो ये मिली है जी कि आपने इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक, और दूसरी इसने कहा है जी कि आपने गेट रिक्वेस्ट भेजी है। हमने तो पोस्ट भेजनी थी, हमने तो मैंने कहा जी बाय डिफॉल्ट फेच किसके लिए कॉन्फ़िगर्ड होता है, गेट के लिए कॉन्फ़िगर्ड होता है। तो इसका मतलब है कि हमें फेच में एक और पैरामीटर देना पड़ेगा जिसमें हमें यह बताना पड़ेगा कि अब हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो कौन सी भेज रहे हैं, गेट भेज रहे हैं, पुट भेज रहे हैं, पैच भेज रहे हैं, डिलीट भेज रहे हैं या पोस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। जस्ट सिंटैक्स देख लें एक दफा। सो देख लें, फेच में आप 3-4 चीजें देते हैं। ठीक है जी, अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं यहां से आपको आसान से फेच में पहला तो आप वही एंड पॉइंट देंगे एपीआई का, दूसरे नंबर पे आप एक ऑब्जेक्ट देंगे
लाइन ब्रेक कर लें अगर आपको ज़्यादा मुश्किल है, अदरवाइज आप इधर ही ठीक है। दूसरे नंबर पे आप एक ऑब्जेक्ट देंगे, इस ऑब्जेक्ट में आप इसको अगर हटा दें और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दे दें, क्योंकि वो जो बॉडी भेजनी है आपने दी, इधर आप एक तो ये बता दें मेथड, अब ये आप बता रहे हैं कि ये जो फेच बाय डिफॉल्ट गेट के लिए कॉन्फ़िगर्ड होता है, अब आप इसमें सेकंड पैरामीटर बजाय वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था जिसमें सारी स्टेट पड़ी हुई थी वो भेजने के एक ऑब्जेक्ट भेज दें, और वो जो पूरा हमारा डेटा वाला वो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करके भेज दें। तो यूँ समझें कि जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं यूजिंग फेच, तो आपको पहले पैरामीटर में वही यूआरएल देना पड़ता है, और सेकंड पैरामीटर में आप क्या देते हैं, एक पूरा ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट, और दूसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जी कि आपकी बॉडी क्या है। अच्छा, ये बॉडी का मतलब है रिक्वेस्ट बॉडी। नॉर्मली जब आप नेटवर्क पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो आप उस रिक्वेस्ट में 2 तरह से डाटा भेज सकते हैं। पहली तो एक रिक्वेस्ट थी गेट, जिस रिक्वेस्ट के साथ आपने कोई डाटा नहीं भेजा था। अब ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो इसमें इंफॉर्मेशन 2 तरह से भेज सकते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट हेडर और एक होता है रिक्वेस्ट बॉडी। आई रिपीट, जब भी आप नेटवर्क पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है आप कोई डाटा भेज रहे हैं सर्वर पे। डाटा भेजने के 2 तरीके हैं, एक रिक्वेस्ट हेडर में और दूसरा रिक्वेस्ट की बॉडी में। समझ आ गई ये बात? तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की बॉडी, और इस बॉडी में क्या भेज रहा हूँ मैं, ये वाला प्रोडक्ट। बात समझ आ गई है? बात औक़ात आप यहां देखेंगे जी कि आपके पास नॉर्मली क्या होगा, हेडर भी होगा या हेडर्स होंगे, ठीक है, हेडर्स है। मैं इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेता हूं। ये जो हेडर वाला पोर्शन है, मैंने कहा कि जब भी आप सर्वर पे डाटा भेजेंगे तो रिक्वेस्ट में 2 तरह से डाटा भेजा सकता है, एक रिक्वेस्ट के हेडर में, दूसरा रिक्वेस्ट की बॉडी में। नॉर्मली HTTP की रिक्वेस्ट के हेडर में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा इंफॉर्मेशन का मतलब है कि रिक्वेस्ट के मुतालिक टेक्निकल डिटेल, ठीक। तो टेक्निकल डिटेल यहाँ पे क्या है कि जी ये जो मैं कंटेंट भेजूंगा ना, product.json, कंटेंट टाइप application/json, इसका मतलब है इसको क्या कर लो, जेसन पार्स करके भेजो। क्या करके भेजो? यहाँ तक तो ये प्लेन ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो ये इस हेडर की में मौजूद इस इंफॉर्मेशन की वजह से इस रिक्वेस्ट के डाटा को क्या कर लेगा, जेसन में पार्स कर लेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? बस ये है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का तरीकाकार। अब मैं इसे सेव करता हूँ और लेट्स गेट बैक टू दिस। अब ये 200 नहीं आना चाहिए, 200 है सक्सेस की रिक्वेस्ट, 201 है सक्सेसफुली क्रिएटेड की रिक्वेस्ट, यानी 201 का मतलब है रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, 2 बातें सुनिएगा, आपको सक्सेस के लिए 2 स्टेटस कोड मिलेंगे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे सारे। एक मिलेगा 200 और एक मिलेगा 304, ये दोनों सक्सेस हैं। फायदा दोनों में फर्क क्या है, जो 304 आए तो इसका मतलब है ये आपका डेटा कैशे से मुड़ा है। आपको पता है आपकी नेटवर्क रिक्वेस्ट कैशे हो जाती हैं, कैशे का पता है आप किसी को नहीं पता? चले नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन बस अज्यूम कीजिएगा। और 200 का मतलब है सक्सेस, दोनों का मतलब सक्सेस है, लेकिन 200 का मतलब है ये सर्वर पे जाके कुछ करके आई है, और 304 का मतलब है कि है सक्सेसफुल लेकिन सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि नॉर्मली पता है क्या होता है, आप जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए नेटवर्क की कॉल्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। आप फर्स्ट टाइम जब किसी सर्वर से किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो रिसोर्स आपके ब्राउजर कैशे कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब आप सेम रिसोर्स को रिक्वेस्ट करते हैं तो ये ब्राउजर नेटवर्क पे जाने से पहले कैशे में चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट जिस रिसोर्स के लिए की गई है वो कैशे में मौजूद है या नहीं है। अगर वो कैशे में मौजूद है तो वहीं से लोड कर देगा, फास्ट एफिशिएंट होगा, और अगर वो कैशे में नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। बात समझ आ गई? तो कितने कोड पढ़ चुके हैं आप? 200, 201, 304, 404, और एक होता है 500, वो आसान सा है, इंटरनल सर्वर एरर। जब कोई एरर भी ना पता ना लग रहा हो ना नेटवर्क को केड़ा एरर दिखाना है, तो वो क्या दिखा देता है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, यानी कोई समझ नहीं आई किस किस्म का, लेकिन एरर आया। तो अब 4-5 स्टेटस कोड्स आपको पता लग गए हैं, ठीक है। बहरहाल अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा हम नेटवर्क की कॉल करेंगे, ठीक है। नेटवर्क पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मतलब
मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ जी कोई डेटा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कोई प्राइस और यहाँ पे कोई कैटेगरी, लेट मी हिट इट। और अब मेरी जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज 400। ये वो स्टेटस कोड है जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने आपको कहा 403 पढ़ाया है, फॉरबिडन, परमिशन इशू, एक्सेस इशू, ठीक। 500 पढ़ाया है, 304 पढ़ाया है, 200 पढ़ाया है, 200। 400 का मतलब है बैड रिक्वेस्ट। 400 का क्या मतलब है? अच्छा, आप में से किसी को भी अगर ये एरर की इंफॉर्मेशन या कोड की ना पता लगे ना, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप सिंपली लिख सकते हैं 400। वो उसने खुद ही बता दिया। 400 का मतलब क्या है? बैड रिक्वेस्ट। और बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने, क्या नाम है आपका? हाँ, अरबाब ने जो सोल्यूशन बताया था, जो सजेशन दी थी, ये गलती वो है। बैड रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि जिस तरह का डेटा वो रिमोट एपीआई एक्सपेक्ट कर रही है, मेरा डेटा उस फॉर्मेट में नहीं है। ये तो अरबाब ने पहले बता दिया था और मैंने भी कहा था जी मुझे पता है उस फॉर्मेट में नहीं है, लेकिन लेट्स सी द एरर। तो 400 का मतलब क्या है? बैड रिक्वेस्ट। समझ आ गई बात? 200, 201, 304, 404, 400, 403 और 500, ये सारे के सारे क्या है? HTTP स्टेटस कोड है। तो 400 का मतलब है बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट का मतलब है आपकी रिक्वेस्ट में कोई ना कोई गलती है। तो गलती तो हमें पहले से पता है, अरबाब ने बता दी थी, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे नहीं यार, ऐसी वो किसी मतलब यहाँ चूँकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी इंडिया से भी लोग हैं मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ किसी को कहना यार फलां जगह पे नहीं जाना, वहाँ से आपको कोई नुकसान हो सकता है। मैं एक दफ़ा बादशाही मस्जिद गया ना, तो शाही किले के अंदर, आप में से गए होंगे काफ़ी सारे लोग, तो शाही किले के अंदर जाए ना तो लेफ़्ट राइट पे काफ़ी सारे वो बड़े बड़े सुराख बने हुए। वो पुराने ज़माने में वहाँ पे वो रखते थे अपना स्टोरेज वगैरह, नहीं बड़े बड़े सुराख थे स्टोरेज के लिए, राशन वगैरह की स्टोरेज के लिए, बहुत बड़े बड़े सुराख लेफ्ट राइट पे बने हुए थे। अब उनमें ना बाहर लिखा हुआ था, बड़ा सख्ती से लिखा हुआ था कि यहाँ इन सुराखों में यानी इधर अंदर घुसना सख्त मना है, ठीक है। और आप यकीन करें कि वहीं सबसे बड़ी लाइन लगी हुई थी और धड़ाधड़ लोग अंदर घुसी जा रहे थे ठीक है। तो वो वाली बात मैंने की है कि दो कि मुझे अरबाब ने बता दिया था कि एरर आएगा, मैंने कहा नहीं नहीं एरर आएगा नहीं, तकते हैं कहीं जाएगा, ठीक है। तो हालांकि लिखा था कि अंदर कुछ नहीं है देखने के लिए और यहाँ सख्ती से अंदर जाना मना है, लेकिन हम जा उधर ही रहे थे सारे। इसलिए हमें अरबाब ने कह दिया था भाई एरर आएगा ख्याल कर लो, तो मैंने कहा नहीं भाई पहले तक लेने देवा। एनीवेज, ये तो जस्ट मजाक था। अब हमें एरर का पता है, और एरर का पता कैसे है कि अगर आप कंसोल पे देखें तो मेरे पास, अच्छा ये एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे तो ये आई है ना, नेटवर्क पे और किस किस तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है? पहली बात तो ये है कि आपको इसने सिर्फ स्टेटस कोड बता दिया। दूसरा है पेलोड। पेलोड का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एक अटैक हुआ था पाकिस्तान पे 27 फरवरी को, और जब पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया तो ख़बरों में आया था जी कि जहाज़ जो है वो पे लोड ड्रॉप करके भाग गए। ये जो एक्स्ट्रा साजो सामान होता है ना जहाज़ में, एक्स्ट्रा लोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पे लोड बोलते हैं, ये जो साजो सामान होता है। अब नॉर्मली जब किसी को बहुत इमरजेंसी हो ना, तेज़ भागना हो तो सामान जो है वो लोड कम करने के लिए उसको क्या कर लेते हैं? तो पे लोड ड्रॉप कर देते हैं या गिरा देते हैं। और फिर तो नॉर्मली पे लोड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सामान। तो इस केस में रिक्वेस्ट पे लोड का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट के साथ जाने वाला डेटा। तो जब आप नेटवर्क रिक्वेस्ट में इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तो एक तो रिक्वेस्ट के हेडर्स होंगे, यहाँ सारी की सारी क्या होगी? रिक्वेस्ट हेडर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ क्या होगी? पे लोड की इन्फॉर्मेशन। पे लोड का मतलब हम जो रिक्वेस्ट के अंदर डाटा भेज रहे हैं, हम कहाँ भेज रहे थे? रिक्वेस्ट की बॉडी में भेज रहे थे ना, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है? पे लोड। और इशू यहीं पे ये देख लें कि वो पे लोड की इन्फॉर्मेशन हमें वो नहीं, जो हम भेज रहे हैं वो यहाँ शो नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रही है। और तीसरी बात, यहाँ पे रिक्वेस्ट की प्रीव्यू देख लें, उसने बता दिया बैड रिक्वेस्ट। चौथा, जो रिस्पॉन्स आया सर्वर से वो क्या आया? वो भी बैड रिक्वेस्ट का आया। इनिशिएटर और टाइमिंग ये कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, बट दैट इज नथिंग टू डू विद कितनी टाइम लगे। हमारा मतलब सिर्फ पे लोड से है, प्रीव्यू से है, और रिस्पॉन्स से और हेडर से है। तो मैं पे लोड पे पहले जरा इसको फिक्स कर लूँ। जो मुझे लग रहा है एरर, तो मैं पहले उसको देख लूँ, फिर आपको बताऊंगा कि क्या यही एरर है या नहीं।
सो नाउ पेलोड पे क्या था अभी? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट मेरी हो गई सक्सेस। अब ये देखें पेलोड पे क्या आ रहा है? इंफॉर्मेशन आ रही है मेरी, ठीक है। और उसने मुझे क्या दिया? 200। रिक्वेस्ट का कोड क्या दिया उसने? 200। हालांकि मैंने क्या रिक्वेस्ट की है? पोस्ट की। पोस्ट क्या करती है? एक नया रिसोर्स क्रिएट करती है। नया रिसोर्स क्रिएट करने के लिए क्या कोड होना चाहिए था? 200 होना चाहिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर आप उस एपीआई में देखेंगे तो एक्चुअली ये रिसोर्स क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन उसने बता दिया कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, अगर इजाज़त होती तो ये क्रिएट हो जाता। बात समझ आ गई है? उसने हमें स्टेटस बता दिया कि भाई आपकी रिक्वेस्ट ओके है, आपकी तरफ से सब कुछ ओके है। एक जो एरर था वो मैंने फिक्स कर दिया और वो देख लिया। पेलोड यही भेजे थे ना, पूरा का पूरा प्रोडक्ट। एक चीज़ जो मैंने यहाँ फ़र्क की है वो ये है कि मैंने लिखा है जेसन स्ट्रिंगिफाई। कोई बंदा ऐसा है जिसको नहीं पता जेसन स्ट्रिंगिफाई का? तो उसके कान खींचूंगा मैं स्ट्रेट अवे। आपको अगर याद हो प्लेन जावास्क्रिप्ट में मैंने कहा था जी कि जेसन में, और आप में सवाल आप में से किसी ने पूछा था कि जेसन में और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा था प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन में ये फ़र्क है कि जेसन में की और वैल्यू दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं और प्लेन ऑब्जेक्ट में की स्ट्रिंग में नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज जो स्ट्रिंग में होती हैं अदर देन नंबर एंड बुलियन, ठीक। तो किसी को भी नहीं पता था, माशाल्लाह से सारे भुला चुके हैं, इतने तेज़ आदमी आप। अच्छा तो फिर बोल देना सर। सर नहीं, ये कन्वर्ट करता है सर, हाँ, पता हाँ है। ये तो बोले बोले ये कन्वर्ट कर, ये क्या करता है हमारे पास इस प्रोडक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये वाली जॉब ये खुद कर देगा, मैंने पहले इसलिए ये नहीं किया, ठीक है। तो अब ये आप रिक्वायर्ड है कि आप जब नेटवर्क पे डाटा भेजेंगे तो किस फॉर्म में भेजेंगे? स्ट्रिंग की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में, ठीक है। एंड दिस डज दैट पर्टिकुलर जॉब। यहां तक बात समझ आ गई है? अभी देखिए इतना सारा काम मैनुअल कर रहा हूं मैं। Now this is the right time to tell you about Axios। यही काम करने के लिए Axios हमारे लिए बहुत आसानी कर देती है, इतना सारा काम हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब समझ आ गया फ्लो क्या है? सब कुछ ओके हो गया। जब सब कुछ ओके हो गया है तो फॉर्म नहीं क्लियर करना। हाँ? हेडर में फिलहाल हम मेटा डेटा रिक्वेस्ट से रिलेटेड हम अगर कुछ भी ना भेजें तो मे बी इट शुड बी डन। जो भी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी ना, एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे वो क्या है? ऑथेंटिकेशन। नॉर्मली जब हम लॉगिन करते हैं ना यूजर को, तो यूजर की जो ऑथेंटिकेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, आप ऑथेंटिकेशन के लिए हम एक यूज करते हैं टोकन, JWT टोकन। वो टोकन की इन्फॉर्मेशन होती है वो रिक्वेस्ट के हेडर में जाती है नॉर्मली। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मली रिक्वेस्ट के हेडर में जाती है, ठीक है। बॉडी में भेज सकते हैं लेकिन हेडर रिकमेंडेड वे है। समझ? किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं बॉडी में, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। हमारे यहाँ भी रिक्वायरमेंट ही प्रोडक्ट थी। समझ आ गई बात? तो सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने के अभी तक हमने कहा जी कि रिक्वेस्ट के साथ इंफॉर्मेशन हम दो तरह से भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट के हेडर में और रिक्वेस्ट की बॉडी में। अब हो गया? अब आप क्या करें, जब ये सक्सेसफुल हो गया तो जब सक्सेसफुल होगा तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिला देखिएगा। वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो सर्वर पे क्रिएट हुआ वो हमें क्या मिल गया बतौर रिस्पॉन्स, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां छोटी मोटी एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि इफ नॉट रेस, अगर रिस्पॉन्स में कुछ नहीं आया तो इसका मतलब रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुई। तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रो एरर समथिंग। ये मैंने बताया थ्रो एरर क्या होता है। अच्छा, ये मैंने कैपिटल ई के साथ एरर बताया क्या होता है। ओके ठीक है, छोड़ दें। मैं यहां पे सिंपली क्या कर दूंगा, ये प्रॉपर एरर हैंडल करने का तरीका है कि आप इस एरर को कैच करके फिर यूआई पे एरर शो करें। कंसोल तो बंदा ओपन करके नहीं देखता ना, लेकिन वो ये थ्रो एक नई तरफ निकल जाऊंगा। तो मुझे कल या परसों कहीं आएगा तो मैं ये थ्रो और एरर और कैपिटल ई के साथ क्या मतलब है इसका ये बताऊंगा। समथिंग वेंट रॉन्ग। वो ट्राई कैच है ना।
हाँ, कैपिटल यानी किसी भी फंक्शन का नाम अगर कैपिटल से स्टार्ट हो तो वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये एरर की जावास्क्रिप्ट में एरर नाम की एक क्लास होती है बिल्ट इन, तो ये हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि क्लासेस का नाम भी नॉर्मली कैपिटल होता है, तो इसलिए मैं भी चुप कर गया हूं ना कि ये जब बताऊंगा सेपरेटली। जो ट्राई कैच वाला काम है ना, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें वो खुद एरर कैच करता है और वो खुद कैच के ब्लॉक में थ्रो करता है। ये है एरर क्रिएट ही हम खुद कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट खुद नहीं कर रहा। समझ आई बात? तो ये कैसे नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये यहां तक सक्सेसफुल होके आ चुका है। अब देखिए जब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे ना हम, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो इस रिस्पॉन्स में एरर आएगा या इस रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट आएगा जो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है। मैं चेक कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो इसका मतलब एरर है ना, तो मैंने फिलहाल उस एरर को क्या कर दिया। और इसको ये करने से भी ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे क्या कर दें, इस फंक्शन से ही बाय रिटर्न कर दें कि अगर एरर आ जाए तो यहीं से मुड़ जाओ भाई, ये एरर लेके जाओ, और अगर ना आए कुछ भी ना करें या सिंपली नीचे सक्सेस का मैसेज दे दें। ठीक, ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं कि इफ रिस्पॉन्स, अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो चुका है तो फिर क्या करें, सेट प्रोडक्ट और इनिशियल स्टेट क्या है फॉर्म की, ये अरबाब साहब का गिला था कि अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आए तो इसका मतलब क्या है, अगर सक्सेसफुली ना आए तो फॉर्म को क्लियर नहीं करना, अगर एरर आए तो फॉर्म को क्लियर नहीं करना। अगर फॉर्म सबमिट हो जाए, इंफॉर्मेशन सेव हो जाए, चेक करो हो गई है, तो फिर फॉर्म को क्लियर करना है। वो मिसाल याद है ना जो स्टार्ट में दी थी, ये ना हो गए एरर आया और सारा फॉर्म भी आपने क्लियर कर दिया, लो जी दोबारा फॉर्म पूरा फिल करो। चले, अब अगर आप यहाँ पे आते हैं हम, और अभी तक फॉर्म हमारा क्लियर नहीं हुआ, बट लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट टू द सेम एंड पॉइंट, दिस 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 दिस, और ये हमारी हो चुकी सक्सेसफुल, लेकिन ये हमारी सक्सेसफुल जाहिर है यहाँ पे कोड नहीं पहुँचा। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इसको हम देख लेते हैं। ये करके चेक कर लेते हैं जी कि यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही। ठीक है, सो लेट्स सी अगेन। ओके, यहाँ तक पहुँच रही है लेकिन ये फॉर्म को क्लियर नहीं कर रही, इसका मतलब इस इफ़ की बॉडी के अंदर आ रही है सक्सेसफुली। सो ये क्या है जी, सेट प्रोडक्ट, मुझे पता है वैसे एरर क्या आ रहा है कि स्टेट क्लियर हो रही है लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू पड़ी हुई है ना वो नहीं क्लियर हो रही। सॉरी, समझ नहीं आई। नहीं, वो तो मुझे पता है ना, वो इससे अगला स्टेप है ना कि हम यूज रेफ एक हुक है, नई हुक, जिसको इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट इस इनपुट को गेट करके इसकी वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास वो ई का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे कहीं होता तो ई डॉट टारगेट, लेकिन ये ई डॉट टारगेट जो है वो पूरे फॉर्म को टारगेट करेगा, किसी पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स को टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, खैर ये इसी तरह के बहुत सारे मिसाइल है जिसकी वजह से हम मैनुअल ये काम नहीं कर रहे। यानी मुझे कोई जवाब भी तो देना ना, हम लाइब्रेरी में क्यों मूव हो रहे हैं। तो पहले तो ये देखेंगे हमने एपीआई के लिए इतना बड़ा तरद्दुद किया, खैर एपीआई के लिए तो इससे छोटा तरद्दुद एक्सियोस हमें रिजॉल्व कर देगी, लेकिन ये एरर दिखाना, अभी तो हमने एरर हैंडलिंग की नहीं है सिरे से, जीरो एरर हैंडलिंग के साथ भी ये हालात हैं और हमारे पास साथ फॉर्म भी क्लियर नहीं हो रहा। तो जब हम एरर हैंडलिंग करेंगे और फिर एरर को, जब एक दफ़ा एरर आ गया, अगली दफ़ा यूज़र ने आके उसी इनपुट बॉक्स को एक्सेस करके एरर रिमूव कर दिया, मैसेज फिर भी नहीं रिमूव होगा।
तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, रियल टाइम पे चेक करनी है, जिनके लिए हमें कोई अभी अभी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मुझे कोई ना कोई एक्स्ट्रा लॉजिक सोचनी पड़ेगी कैसे करूँ, ठीक। सो दैट्स वाई दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी मस्ट नो कि मैनुअल फॉर्म हैंडल करने में, प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते लेकिन यूं कह लें कि मैनुअल फॉर्म हैंडलिंग करने में ये एक्स्ट्रा हेडेक है जिसको हमें मैनेज करना है, ठीक होगी बात। सो एक मिनट, मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, कॉल कहीं मीटिंग तो नहीं एंड हो गई, चलिए मीटिंग एंड हो गई, बहरहाल रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब हमने यहां से आगे स्टार्ट करना है। पहली बात तो ये करनी है जी कि हम आखिरी बात बता देता हूं, हमने जो नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए लाइब्रेरी यूज करनी है वो यूज करनी है जी एक्सियोस। काम एग्जैक्ट वही करेगी लेकिन बहुत सिंपल और इजी सिंटैक्स के साथ, ठीक। काम क्या करेगी, नेटवर्क पे गेट रिक्वेस्ट करेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट करेगी, पुट करेगी, डिलीट करेगी और पैच करेगी, लेकिन मच इजियर वे। और इसका यूजेज देखें, 4,88,00,000, उसका सिर्फ कितना था पता नहीं, 47 लाख समथिंग। तो इट इज मतलब प्रोफेशनल लोग क्या यूज करते हैं, एक्सियोस यूज करते हैं जितने भी। इसका मतलब ये हरगिज ये नहीं कि फेच जो है वो आउटडेटेड, लेकिन नॉर्मली फेच से बेहतर अल्टरनेट है ये, तो इसको यूज करेंगे हम कल ही इंशाल्लाह। सारी HTTP रिक्वेस्ट के लिए, गेट के लिए, पोस्ट के लिए, पुट के लिए, पैच के लिए, डिलीट के लिए, जितने HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स अवेलेबल हैं उन सब के लिए एक्सियोस अवेलेबल है, और उन सब के लिए फेच भी अवेलेबल है, मजे की बात। लेकिन फेच की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स और काफ़ी चीज़ें, कन्वर्जन्स, और ये शायद जेसन वेसन उसमें नहीं करना पड़ेगा, ये सारा कुछ वो इंटरनली खुद ही कर लेगा एक्सियोस, ठीक है। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास।